प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत विज्ञान की वे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें। समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा। ऑप्शन ए है +-1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, +1 होगा। समतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन का मान होगा वह +1 होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए बता रहा है अमीटर, ऑप्शन बी कर रहा है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कर रहा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई स्टैंडर्ड यूनिट पूछ रहा है। पहला है कैलोरी, दूसरा का है जूल, तीसरा का है ताप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम होता है कि ऑप्शन ए दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी का रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी का रहा है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए किससे प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद विचलन के साथ निर्गत होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बता दें प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं वह बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो बिना विचलन के निर्गत होती हैं, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध बता दें प्यारे बच्चों, R बराबर V² होता है। तो 220 गुणे 220/100 कर दो। तो इस प्रकार आप देखोगे कि 0 से 0 कैंसिल कर दो, 484 ओम होगा। ऑप्शन सी सही होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध 484 ओम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक रहा है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती हैं, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती हैं, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ का लेंस जब बनाना होगा तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है समान रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हम बता दें, ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ऑप्शन बी दिया है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी दिया है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी दिया है दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। इस प्रकार बता दें प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनेगा उस समय वस्तु हमेशा दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? पहला दिया ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी दिया है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी दिया है अनंत पर, ऑप्शन डी दिया लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस पर। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर रखनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुएं धारावाहक होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो ऑप्शन ए दिया है प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन बी दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन सी दिया है दोनों के कारण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि धातुएं धारावाहक होती हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों जो होंगे अवतल लेंस होते हैं, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अन्य ऑप्शन दोनों उत्तल लेंस बिल्कुल नहीं, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल ए भी नहीं, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल ए भी नहीं होगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेश का अर्थ होता है कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी गलत होगा कि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, क्या कोई सवाल नहीं उठता। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यह संबंध होगा, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। इस प्रकार बी सी डी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए ही सही है। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण के आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है,
1 के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, तो भाई आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा होगा। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तब आवर्धन 1 से बड़ा होता है। तो क्लियर, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है R बराबर V/I होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो वोल्टेज में धारा से भाग दे देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण के आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा और धनात्मक होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बराबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आवर्धन का मान 1 के बराबर व धनात्मक होगा, ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा धनात्मक तथा सदैव 1 से छोटा, धनात्मक सदैव 1 से बड़ा, ऋणात्मक तथा सदैव 1 से छोटा, ऋणात्मक तथा सदैव 1 से बड़ा। तो हम बता दें भाई, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान धनात्मक तथा सदैव 1 से छोटा प्राप्त होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, सी, डी गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन 22 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हम जानते हैं कि मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। इसका अर्थ हुआ कार्निया गलत होगा, परितारिका गलत होगा, पुतली गलत होगा, सब गलत होगा और ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं? इस आँख के गुण को प्यारे बच्चों समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता ऑप्शन बी में है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। इसका मतलब दूरदृष्टिता, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष सब गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेलन के आधार पर लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो उसे परिनालिका कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेत्र से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन बी में है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी सही होगा। जिसका मतलब दूर दृष्टि दोष नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष नहीं होगा और बिंदुकता भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी केवल सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन 26 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, सी और डी गलत होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत होंगे, ऑप्शन सी सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए विद्युत
निर्भर किस पर करती है भाई? चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो प्रतिरोधकता जो होगा, देखिए यह कहता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर। प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो उसको हम नीला कहते हैं। विवगयोर में नहीं, बैगनी कहते हैं प्यारे बच्चों। विवगयोर में वायलेट आएगा, बैगनी, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। सीधी सी बात है, जो चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष में खड़ा आदमी होगा उसको आकाश काला दिखाई देता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी गलत होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का यशाई मात्रक होता है। भाई शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट घंटा तो विद्युत ऊर्जा का होता है, यूनिट तो यूनिट होता है, ओम प्रतिरोध को होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है यह, तो हम बता दें यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम बता दें कि अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। विद्युत धारा का यशाई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का यशाई मात्रक एम्पियर होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। एक चीज़ यहाँ बता दें, कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत धारा कैसी राशि होती है प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आप लोग याद रखिए कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है। यह प्रश्न हमेशा याद रखना कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण केवल और केवल समतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी और डी गलत हैं। तो प्यारे बच्चों हमेशा आपका प्रतिबिंब ऑप्शन ए सही है, तो समतल दर्पण केवल समतल दर्पण होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम? देखिए यहाँ तरंग दैर्ध्य की मतलब लंबाई होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य प्यारे बच्चों लाल रंग का होता है। तो लाल रंग आपके ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल रंग के लिए होता है और नील बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। आवृत्ति बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, यह याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में धारा की माप हम अमीटर के द्वारा करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होने चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, अर्थात ऑप्शन ए, बी, सी गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। 1 किलोवाट घंटा को व्यवहारिक मात्रक में 1 यूनिट कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसको 1 यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 यूनिट।
तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल की। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए है सिलरी पेशियों के द्वारा, पुतली द्वारा, आइरिस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम फोकस करने के लिए समंजन क्षमता का व्यवहार करते हैं। इसमें समंजन क्षमता ऑप्शन होना चाहिए, परंतु नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट को। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? अमीटर में होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर में भी होता है, और कुंडली में नहीं होता। कुंडली में प्लस माइनस नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है जिस वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला धन आवेश ऋण आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह ऋण आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक 3400 सेल्सियस होता है। अर्थात ऑप्शन ए सही है प्यारे बच्चों, और इसका अन्य कारण बी और सी और डी गलत हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए देखें अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगर तीन चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R सीरीज रेजिस्टेंस होगा, पूछ रहा है। तो सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए सही है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी सी डी गलत होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अगर तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में, मतलब पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम होता है। पार्श्व क्रम का मतलब कौन सा क्रम होता है प्यारे बच्चों? समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उस समय आरपी क्या होगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? कह रहा है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। इसका ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के प्रकृति पर भी निर्भर। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है उत्तर ध्रुव से। देखिए कोई चुंबक है तो चुंबक में जो दिशा होगी हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित की जाती है तो धारा से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी दक्षिणावर्त होगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? दक्षिणावर्त होगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र निरूपित किया जाएगा सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं के द्वारा, रैखिक क्षेत्र के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम बताएंगे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 49 का उत्तर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और अंतिम क्वेश्चन आज का प्यारे बच्चों 50वां क्वेश्चन है। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है
तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत। घड़ी के सुई के घूमने की दिशा सी है, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें घड़ी के सुई घूमने की दिशा होगी प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। तो आज का यही हमारा वीडियो होता है प्यारे बच्चों। अब हम बता दें कि प्यारे बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह करना आपका परम कर्तव्य होता है। आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि परीक्षा का समय है, हर इम्पॉर्टेंट वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। साथ में एक दायित्व है कि शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी जान सकें कि यह वीडियो उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।